नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्टिस्ट आनंद इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। तो इस वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भारतीय संविधान के भाग 17 में जो प्रावधान दिए गए हैं, संवैधानिक प्रावधान, उन्हीं पर हम पॉइंट बाई पॉइंट चर्चा करेंगे, जिसमें कि जिसको कि 4 अध्याय में दिया गया है और साथ ही अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के सभी जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित उसके क्लॉज हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो आज एलडीसी का जो भी एग्ज़ाम रहते हैं उसमें 10 मार्क्स का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के क्वेश्चन आते ही हैं, जो कि ऑप्शनल होते हैं। आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं या ना भी कर सकते हैं। तो ये जो 10 नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि 10 नंबर का इसका जो चैप्टर है, मतलब सिलेबस जो है वो एक लिमिटेड है और उसमें से ही लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए ये जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट किया जाए वीडियो को। भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग 17 कौन से भाग में दिया हुआ है? ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है भाग 17 का। अध्याय 1 में दिया हुआ संघ की भाषा। अनुच्छेद 120 क्या बोलता है? अनुच्छेद 120 बोलता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी रहेगी? तो इसका पॉइंट नंबर 1 दिया है यहाँ, भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन कर रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो इसमें क्या रहे आंसर? इसमें ये रहेगा संसद की भाषा में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। मैं शब्दशः इसको पढ़ते जाता हूँ ताकि आप वीडियो को सुनेंगे भी तो भी उसमें हेल्पफुल रहेगा। परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता है। अगर कोई ऐसा सदस्य है जो कि अंग्रेजी या हिंदी में नहीं बोल सकता है, तो अपनी जो मातृभाषा है उसमें अपना जो व्यू है, अभिव्यक्ति जो है उसे प्रस्तुत कर सकता है। इसका पॉइंट नंबर 2 दिया है। पॉइंट 2 दिया है, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपवन न करे तब तक इस संबंध के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो यह अंग्रेजी में शब्दों का उसमें कोई लोप कर दिया गया हो। मतलब ये कि अंग्रेजी 15 सालों तक ये अंग्रेजी रहेगी और उसके बाद में भी उसका उपयोग होता रहेगा। अनुच्छेद 210 देख लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 210 बोलता है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसका पॉइंट नंबर 1 दिया है, भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। मतलब जिस राज्य का विधानमंडल रहेगा उस राज्य के हिसाब से वो अपनी राजभाषा में, हिंदी में या अंग्रेजी में काम कर सकता है। परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में, मतलब ये जो भाषाएं दी गई राजभाषा, हिंदी, अंग्रेजी में अपनी भाषा को पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, तो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति तक, 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा जैसे मानो अंग्रेजी में शब्दों का उसके लोप कर दिया गया हो। परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार से प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 25 वर्ष शब्द रख दिया गया। 15 वर्ष की जगह वहाँ पर मतलब 25 वर्ष कर दिया गया। परंतु यह अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार से प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष कर दिया गया। मतलब ये कि हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के राज्यों में 15 की जगह 25 कर दिया गया और यहाँ पर 15 की जगह 40 कर दिया। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के लिए। अब ये 343 काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ज़्यादातर इसी में से आते हैं। तो क्वेश्चन हिंदी राजभाषा के लिए तो इससे नंबर 1 343 का 1 ये बोलता है कि संघ की भाषा, मतलब राज्य की जो भाषा रहेगी हिंदी और देवनागरी लिपि देवनागरी रहेगी।
और संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। मतलब जो अंग्रेजी में 1 2 3 लिखा जाता है ना, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय रूप। वो ओके, तो उसको बोला जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। और देवनागरी लिपि, जो ये जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और राजभाषा हिंदी रहेगी। खंड 2 का 1 में किसी बात के होते हुए, जो 2 का इसमें 2 नंबर आ गया, तो 2 नंबर में ये रहेगा कि खंड 1 में होते हुए, मतलब इसके होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। 15 वर्षों के लिए इसका प्रयोग कंटिन्यू किया जाएगा जैसे पहले हो रहा था। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, परंतु इस 15 वर्ष के दौरान ही अगर राष्ट्रपति आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। इस 15 वर्ष के दौरान ही राष्ट्रपति हिंदी का भी उसका प्रयोग या अंतर्राष्ट्रीय रूप अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है उसको प्रयोग के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा क्या करेगा, अंग्रेजी भाषा का इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा, मतलब नियम बनाकर अंग्रेजी भाषा का अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रायोजन के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। इसका अनुच्छेद 344 क्या बोलता है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है, तो इसका 344 है। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा। क्या करेगा, एक आयोग गठित करेगा। एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे। एक अध्यक्ष नियुक्त कर देगा और उसके बाद में जो अनुसूची 8वीं अनुसूची में जो 22 लैंग्वेजेस दी हुई 22 भाषाएं दी गई हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को मिलाकर राष्ट्रपति ने नियुक्त करेगा और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। आयोग का क्या कर्तव्य रहेगा, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को क्या करेगा, पहला काम संघ की शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रस्तावित करेगा। संघ के सभी और किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों को लगाएगा। इसका 3 ग दिया, अनुच्छेद 348 के लिखित सभी और किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का निर्धारण करेगा। संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में दिया हुआ संघ की राजभाषा और संघ किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा जो रहेगी उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करें। इसका 3 नंबर पॉइंट दिया है कि खंड 2, मतलब खंड 2 के ये जो 5 पॉइंट दिए हैं उनके अनुसार खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिश करने आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। 4 नंबर दिया हुआ है, एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों की समिति से मिलकर बनेगी, जिसमें 20 लोकसभा के सदस्य होंगे, 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणित मत द्वारा निर्वाचित होंगे। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। अध्याय 2 में दिया हुआ है प्रादेशिक भाषाएं। 343 हो गया, 344 हो गया, अब 345 आ जाता है। अध्याय 2 में इसको दिया गया है राज्य की राजभाषाएं या राजभाषा। राज्य की राजभाषाएं कौन कौन सी रहेगी, तो अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए
किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषा को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। मतलब राज्य इन अनुच्छेदों के अनुसार अधीन रहते हुए अपने यहाँ जो बोली जाने वाली उनकी भाषाएं उनमें से या फिर हिंदी को या एक से अधिक भाषाओं को भी शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग के लिए अंगीकार कर सकेगा। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा मतलब कानून बनाकर अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। जब तक अगर मान लो कोई दूसरी भाषा नहीं लेते हैं तो अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। अब अनुच्छेद 346 देख लेते हैं, जिनके अधीन ये विधि बनाई जाती है। एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा। संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा उस समय जो भी प्राधिकृत भाषा रहेगी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा होगी। जो भी उसकी उस समय की जो भाषा रहेगी वही पत्र आदि की भाषा रहेगी, जैसे अभी हिंदी है। परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं, लेकिन दो राज्यों ने ऐसा कुछ करार आपस में एक कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि उन राज्यों के बीच पत्र आदि राजभाषा की राजभाषा के अनुसार होगी, तो ऐसे पत्र आदि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी के अगर है तो उसके अलावा भी वो अपनी भाषा में प्रयोग किया सकता है। अनुच्छेद 347 क्या बोलता है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। यदि यह निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि इसको द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र और उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वो निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। 347 के अनुसार और 346 के अनुसार ये जो भी तय करेगा भाषा उसके अनुसार। अब अध्याय 3 में देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों की भाषाएं। तो इसका दिया हुआ है अनुच्छेद 348 में। ये ज़्यादातर अनुच्छेद ही पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में विधि नियमों विशेषकों के लिए आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा का संबंध किस अनुच्छेद में या उसकी व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसमें 348 में आ जाएगा इस भाग के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए ये दिया हुआ है। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक, जब तक कोई और निर्देश नहीं आए थे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। नंबर 2 ख आ गया है। नंबर 1 के संसद के प्रत्येक सदन और किसी राज्य के सदन विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनः स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के 2 संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों या राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रस्तावित सभी आदेशों के। और नंबर 3 आ जाएगा इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों नियमों विनियमों उपविधियों के अधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। नंबर 2 दिया हुआ है खंड 1 के उपबंध क के में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय डिक्रीज या आदेश को लागू नहीं होगी। नंबर 3 दिया हुआ है खंड 1 के उपबंध ख में किसी बात के होते हुए जहाँ तक किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों उसके द्वारा पारित विधेयकों में अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रस्तावित प्रख्यापित अध्यादेशों में या उस उपबंध के पैरा 4 में निर्दिष्ट किसी आदेश नियम विनियम उपविधि में प्रयोग किए जाने के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की गई है, वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकृत से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। 349 में दिया हुआ है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ
अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया क्या है। इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के 1 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पुनः स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों के पर या उस अनुच्छेद के खंड 4 में अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। अध्याय 4 में दिया हुआ विशेष निर्देश कौन कौन से हैं? 350 और 350 का और 351। 350 में दिया हुआ है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग की होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अनुच्छेद 350 का क्या बोलता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्रत्येक राज्य या राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपवन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। 350 का ख है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा जो जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों के संबंधित सभी नियमों का सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे प्रत्येक प्रतिवेदनों के संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। अनुच्छेद 351 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति और उसके तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में या 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से या और गौणतः अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। अब इसमें लास्ट एक पॉइंट और देख लेते हैं, अष्टम अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो अनुच्छेद 344 का 1 और 351 के अनुसार ये है। इसमें 22 भाषाएं दी हुई है, पहले 14 थी, फिर उसके बढ़ा के आज जो है 2-3 बार अनुसंधान कर मतलब अमेंडमेंट लाते हुए जो है 22 भाषाएं होगी आज के समय। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीर, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। इस तरह ये 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ पर जो है ये है हिंदी भाषा के संबंध में एक जो अनुच्छेद दिए गए 343 से लेकर 351 के बारे में एक छोटा सा किसी प्रकार से मैंने उसको मतलब आप लोगों के समक्ष रखा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है खासकर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि आपकी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इसी उम्मीद के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।